हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन में। सो गाइज, आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो। और इस शानदार वीडियो में शामिल किया है बहुत ही शानदार सीरीज, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को इस सीरीज़ में शामिल किया गया दोस्तों, जो कि एक या एक से ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि आपको जितने भी सीरीज़, ये प्रैक्टिस सीरीज़ हम आप डालते हैं, वो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और अपना प्रैक्टिस कर पाएँ आप। और दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आइए, रक्त में सर्वाधिक ऑक्सीजन वहन किया जाता है। यूजीसी नेट में ये पूछा गया है दोस्तों 2017 में क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा के घोल में, प्लाज्मा प्रोटीन के संयुक्त और हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक रूप में, उसके बाद आरबीसी के घोल में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक रूप में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है कि भाई जो हीमोग्लोबिन है वो कितने शब्दों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो जो ये हीमोग्लोबिन है ना, वो 2 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, हीमो प्लस ग्लोबिन है ना, ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। देखिए, हीमो और ग्लोबिन। हीमो का क्या मतलब होता है? हीमो का मतलब होता है दोस्तों आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थिति में वर्टिब्रल डिस्क पर सर्वाधिक दबाव होता है? अच्छा, वर्टिब्रल डिस्क। अच्छा भैया, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये क्या होता है ना? वर्टिब्रल डिस्क क्या होता है? अच्छा, तो देखिए, इसी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉलम। ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी आते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से भागों में। ठीक है, तो देखिए, पहला होता है हमारा सर्वाइकल, दूसरा होता है थोरेसिक, तीसरा होता है लंबर, और चौथा होता है सेक्रल, एंड पांचवा होता है कॉक्सी। और ये अलग अलग डिवाइड होते हैं, और इनमें क्या होता है कि ये मतलब नंबर होते हैं कि हाँ भाई, सर्वाइकल में कितने बोन होंगे, थोरेसिक में कितने बोन होंगे, लंबर में कितने होंगे, सेक्रल और कॉक्सी में कितने होंगे, है ना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बैठने पर। ठीक है, बैठने पर हमारे सर्वाइकल डिस्क इसमें वर्टिब्रल डिस्क पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए क्या करता है, हम बैठते हैं तो कभी कोई किसी का आदत होता है कि भाई ऐसे बैठता है ना, इस तरीके से बैठता है। तो और हम इसीलिए बोलते हैं कि भाई बैठो तो ऐसे सीधे बैठो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे प्रेशर पड़ता है, तो बैठने पे सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे वर्टिब्रल डिस्क पर पड़ता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौशल सीखने की योग्यता पर व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव किसके द्वारा प्रभावित होता है? अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता। अच्छा, व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होता है भाई? व्यक्तिगत विभिन्नता में होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना। तो ये पूछ रहा है कि इसका प्रभाव किस पे सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता, परिवेश, मतलब आनुवंशिकता मतलब आपका हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, उसके बाद सेक्स ऑफ पार्टिसिपेंट, फिर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब आनुवंशिकता और परिवेश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता और परिवेश। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिफिलिस के कारण हैं। KBS 2003 में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिफिलिस के कारण, अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये सिफिलिस क्या है यार, है कि नहीं। क्वेश्चन पूछता है ये सिफिलिस क्या है। सिफिलिस देखो, सिंपल सी भाषा है कि एक प्रकार का भैया ये क्या है, रोग है, डिजीज़ है ना। तो अभी पूछ रहा है कि सिफिलिस डिजीज़ है। अच्छा, सिफिलिस डिजीज़ है तो कौन सा डिजीज़ है? सिफिलिस ये है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ओके, ये कौन सा है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो कैसे फैलता है? अब पूछ रहा है यहाँ पे इसके कारण कौन से हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी पैलुडम बैक्टीरिया।
ठीक है। ये बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है, और इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको कि ये बैक्टीरिया से फैलता है और ये सेक्सुअल डिसऑर्डर है, ठीक है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप वो फिजिकली होते हैं तो इसमें क्या होता है कि काले धब्बे या फिर रेड कलर के धब्बे आपके उस पर अंग पे निकल जाते हैं ना। सो चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका फैलता है टी पैलिडियम बैक्टीरिया के कारण। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे भैया खेल मतलब स्पोर्ट ट्रेनिंग की विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है मानव संचय का दोहन, नियंत्रित दैनिक दिनचर्या, स्थिर प्रक्रिया, शैक्षिक प्रक्रिया, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, मतलब आपका नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थिर प्रक्रिया, मतलब स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। स्टैटिक प्रोसेस तो है नहीं, स्थिर तो है नहीं। हमारा जो खेल प्रशिक्षण है, स्पोर्ट ट्रेनिंग, तो स्थिर नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोंड्रल इंडेक्स खिलाड़ी की स्थिति के संदर्भ में किस सोमैटोटाइपिंग को दर्शाता है? यूजीसी नेट 2010 में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है ये, और मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो अभी आते हैं हम लोग कि पोंडोरल इंडेक्स क्या होता है। ये तो पता होना चाहिए कि पोंडोरल इंडेक्स क्या होता है। अच्छा, पोंडोरल इंडेक्स क्या होता है कि ये किस में आता है? ये एक प्रकार का इंडेक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, पोंडोरल इंडेक्स में हम वेट एंड हाइट, ठीक है, वेट एंड हाइट का हम मेजरमेंट करते हैं। अब सवाल उठता है भाई किसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पर्सनालिटी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, पर्सनालिटी में कौन से पर्सनालिटी का करते हैं? तो जो सेल्डन ने दिया था, है ना, सेंडल ने दिया था। कौन सा सेंडल ने दिया था? पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन सेंडल ने कौन सा दिया था? सोमैटोटाइप का जो था एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, है ना। तो इसमें हम लोग पोंडोरल इंडेक्स किस में यूज करते हैं? इन तीनों में से। तो इन तीनों में से हम यूज करते हैं एक्टोमॉर्फिक में। अच्छा, एक चीज़ और भाई, ये जो एंडोमॉर्फिक है ना, एंडोमॉर्फिक में सवाल उठता है कि कैसे व्यक्ति आते हैं, है ना, एंडोमॉर्फिक में। तो एंडोमॉर्फिक में थोड़े हेल्दी मोटे लोग आते हैं एंडोमॉर्फी में, ठीक। मेसोमॉर्फी में इसमें क्या होता है, मांसपेशियां विकसित होती हैं ऐसे व्यक्तियों की, ठीक है। और एक्टोमॉर्फी में क्या होता है, ये दुबला पतला व्यक्ति होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको डायग्राम भी साथ में दिखाते चल रहा हूँ, सो आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या था दोस्तों? राइट आंसर था हमारा एक्टोमॉर्फिक, जिसमें हम पोंडोरल इंडेक्स यूज करते हैं और वेट एंड हाइट उसमें हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बुढ़ापे की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तनों में सर्वाधिक दिखाई पड़ने वाला वृद्धि है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है वृद्धि कौन सा है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे के रखिएगा कि ये वृद्धि पूछ रहा है पूरे क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे आ गया अब अधिकतम हृदय गति, मतलब मैक्सिमम हार्ट रेट। ओके, तो इसका देखिए कनेक्शन है भाई, मतलब मैक्सिमम हार्ट रेट क्या बढ़ता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट? और दूसरा आ रहा है विश्राम में नाड़ी दर, मतलब हमारा जो रेस्टिंग पल्स रेट है, क्या ये भी बढ़ता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये है विश्राम हृदय गति है वो नहीं बढ़ता है, मतलब हमारा जो मैक्सिमम हार्ट रेट है बुढ़ापे में इसमें वृद्धि नहीं होती, इसमें गिरावट हो जाती है, ठीक है। और जो विश्राम में नाड़ी दर है, मतलब रेस्टिंग पल्स रेट, इसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ये बढ़ जाता है। तो हमारा एक ये हो गया, ठीक है। दूसरे पे आते हैं हम, अधिकतम हृदय का निर्गम, मतलब मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट, ठीक है। मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट में क्या वृद्धि होती है? नहीं, इसमें वृद्धि नहीं होती, हम छोड़ देते हैं इसको। फिर आते हैं हम यहाँ पे विश्राम में सिस्टोलिक रक्तचाप, मतलब रेस्टिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसमें क्या वृद्धि होती है? तो हाँ दोस्तों, इसमें वृद्धि हो जाती है, तो हमारा ये भी सही हो गया। चलिए, वायु प्रतिरोध, मतलब हमारा आ गया ये वायु प्रतिरोध में वृद्धि होती है, हाँ वायु प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट क्या हो जाएगा? बी, डी और ए, ठीक है, बी, डी और ए। इसमें कौन सा है हमारा?
बी, डी और ई। तो बी, डी और ई मतलब हमारा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी, डी और ए। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अच्छा, आप कहीं अगर हाई एल्टीट्यूड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसको कौन कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है। तो हमारा पहला दिया है कुल बैरोमेट्रिक दबाव में कमी। अच्छा, बैरोमेट्रिक दबाव को देख के आप थोड़ा सा वो मत हो जाइएगा, ये वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं इसको। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, फिर दूसरा दे रखा है, क्या ये दबाव ये प्रभाव डालता है? यस, ये दबाव डालता है भाई, ये प्रभाव डालता है आपके परफॉर्मेंस पे। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी, मतलब डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के दबाव में कमी होता है। यस, ऑक्सीजन आप जब हाई जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन, जिससे ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन तो कमी होगा ना, तो प्रभाव तो पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, अगला आते हैं हम, घर्षण प्रतिरोध को कम करता है। अच्छा, घर्षण प्रतिरोध को कम करता है मतलब डिक्रीज फंक्शनल रेसिस्टेंस? नहीं, इस पे कोई प्रभाव आपके परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यावरणीय तापमान को कम कर देता है। अच्छा, पर्यावरणीय तापमान को कम करता है? नहीं, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आते हैं पेशी मतलब मांसपेशी को ऑक्सीजन उपलब्धता को कम करता है। अच्छा हाँ, देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हमारी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता है। तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हमारा जो मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारा जो हीमोग्लोबिन करता है वो तो कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो हमारा पहला हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा बी और तीसरा हो जाएगा ई। तो ए, बी, ई, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी, ई। आपको समझ में आ गया? चलिए इस चीज़ पे थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं हम कि भाई पेशी को ऑक्सीजन उपलब्धता को कम करता है ना। तो अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि अधिक पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहने वाले या नॉर्थ ईस्ट साइड में रहने वाले लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्यों अधिक होती है? क्यों अधिक होती है? क्योंकि वो ऊंचाई पे होते हैं, है ना। उनकी हाइट पहाड़ों पे रहते हैं और उनमें पहाड़ों पर रहने की वजह से उनको क्या चीज़ की आवश्यकता अधिक होती है? ऑक्सीजन की मात्रा की अधिक मात्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। उसके लिए वो उनके अंदर ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? आपको पता है ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी तभी तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाएंगे वो। तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन उतना ज़्यादा ऑक्सीजन के अणुओं को क्या करेगा? वो इकट्ठा करके हमारे शरीर में परिवहन करवाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब भेजेगा हर जगह पे। हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा मतलब ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन के अणुओं को ज़्यादा कैच करेगा और उसको पूरे शरीर में पहुंचाएगा। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन है। अच्छा, यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है लेकिन इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है यहाँ पर इस तरीके से पूछ के, है ना। तो वसा में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है, ठीक है, तो मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन। चलिए तो यहाँ पे पहला दे रखा है विटामिन ए, है ना। तो क्या विटामिन ए है? एब्सोल्युटली राइट, विटामिन ए वसा में घुलनशील है। अच्छा, दूसरा आते हैं विटामिन बी, ये है? नहीं, ये नहीं है। फिर उसके बाद विटामिन सी, नहीं ये भी नहीं है। फिर आते हैं विटामिन डी पे, क्या विटामिन डी वसा में घुलनशील है? हाँ, तो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन ई है, यस ऑफकोर्स विटामिन ई है। फिर उसके बाद विटामिन के है, यस ऑफकोर्स विटामिन के है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, उसके बाद हो जाएगा आपका डी, उसके बाद आपका हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा विटामिन के मतलब एफ। तो ए, डी, ई, एफ। अब देख लीजिए ए, डी, ई, एफ कहाँ पे है, तो हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा ए, डी, ई, एफ। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा डेकाथलॉन के दूसरे दिन होने वाली स्पर्धाओं का सही क्रम चुनिए। यहाँ पे डेकाथलॉन के जो दूसरे दिन इवेंट होते हैं उसका सही क्रम पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन सा बनता है। सो पहला क्वेश्चन, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेकाथलॉन में कितने थ्रोइंग इवेंट शामिल किए गए हैं, या फिर कितने रनिंग इवेंट शामिल किए गए हैं, या फिर कितने जंपिंग इवेंट शामिल किए गए हैं, है ना। तो आपको बताता चलूँ कि जो हमारा डेकाथलॉन है, डेकाथलॉन में जो रनिंग इवेंट है, 4 रनिंग इवेंट्स को शामिल किया गया है
और 3 जंपिंग इवेंट को शामिल किया गया है और 3 हमारा क्या है, थ्रोइंग इवेंट को शामिल किया गया है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पुरुष के लिए, डेकाथलॉन फॉर मेन एंड हेप्टाथलॉन फॉर वुमेन। ठीक है, हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट होते हैं और डेकाथलॉन में टोटल 10 इवेंट होते हैं, और इन दोनों को करवाने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए होता है। इनको 2 दिन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। तो हम देखेंगे पहले दिन में कौन कौन सा इवेंट होता है हमारा। तो डेकाथलॉन के लिए पहले दिन के लिए होता है हमारा 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है लॉन्ग जंप। ओके, उसके बाद हमारा होता है शॉर्ट पुट, उसके बाद होता है हमारा हाई जंप, उसके बाद होता है 400 मीटर। ये फर्स्ट डे के लिए हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड डे के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन पे भी यही चीज़ पूछा है, सेकेंड डे के लिए कौन से इवेंट्स होते हैं। सेकेंड डे के लिए इवेंट होते हैं दोस्तों 110 हडल। ठीक है, उसके बाद होता है डिस्कस थ्रो, उसके बाद होता है पोल वॉल्ट, उसके बाद होता है जैवलिंग थ्रो, उसके बाद होता है 1500 मीटर रन, मतलब 1500 मीटर दौड़ होती है दोस्तों। ये हो गया आपका सेकेंड डे के लिए। ठीक है, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हमारा दे रखा है कि कौन सा सही होगा इसमें। तो हमारा जो सेकेंड डे में कौन था, हमारा पहला था दोस्तों, क्या था, 110 मीटर हडल था। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा था डिस्कस थ्रो, है ना। उसके बाद क्या था, पोल वॉल्ट, उसके बाद क्या था, जैवलिंग थ्रो, उसके बाद क्या था, 1500 रन। तो हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा इस हिसाब से हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, CABED, मतलब 5वां आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए पल्मोनरी सर्कुलेशन संचार को सही क्रम में बैठाना है। ये देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये पूरा एग्जाम में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन। यूजीसी नेट 17, 9, 12 सब में पूछा गया ये। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम लोग अपना कैसे भाई सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लड आता है, ठीक है, सबसे पहले जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है, वो आता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से। ठीक है, हार्ट के अंदर किससे आता है, पहला क्या आता है, सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरे फिर कहाँ जाता है ब्लड, राइट ऑरिकल में। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, तीसरे पे फिर जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर उसके बाद लंग्स में। ठीक है, उसके बाद जाता है पल्मोनरी वेन में, उसके बाद जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश किया कि मैं सारी चीज़ों को आपको बता सकूं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को दोस्तों। थैंक यू सो मच।